हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपने क्या चल रही थी, स्टैटिक्स की बुक चल रही थी 11th क्लास की। उसके अंतर्गत आंकड़ों का संगठन चल रहा था, थर्ड लेसन। उसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ी। प्रस्तावना के अंतर्गत अपन ने ये देखा कि जो आंकड़े होते हैं उन्हें व्यवस्थित करना क्यों आवश्यक होता है और नहीं करते हो तो क्या होता है, वो देखा था अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, अपरिष्कृत आंकड़े। अपरिष्कृत आंकड़े कौन से होते हैं? जो आंकड़े प्राप्त तो कर लिए गए हैं बट वो व्यवस्थित तौर पर जमाए नहीं गए, वो कौन से कहलाते हैं? अपरिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं। उसके बाद अपरिष्कृत आंकड़ों में अपन ने ये एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद क्या देखा आपने? आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों के वर्गीकरण के अंतर्गत देखा अपन ने कि ये जो आंकड़े अपन को प्राप्त हुए हैं उनको किस तरीके से व्यवस्थित कर किस तरीके से अपन को आसानी से प्राप्त हो जाए उस तरीके से कैसे रख सकते हैं, ये देखा। स्थानिक वर्गीकरण मतलब स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे कौन सा कहा जाता है? स्थानिक वर्गीकरण, ये देखा। उसके बाद जनसंख्या थी। जनसंख्या को किस तरीके से बांटेंगे? अलग करके आंकड़ों को वर्गीकृत करेंगे तो अपन पुरुष को बांटेंगे, स्त्री को। पुरुष को भी दो भागों में बांटेंगे, विवाहित और अविवाहित। स्त्री को भी दो भागों में बांटेंगे, विवाहित और अविवाहित। तो इस तरीके से पूरा जनसंख्या का विवरण होगा। फिर अपन ने देखा चर, सतत और विरक्त चर देखे। उसके बाद सतत चर में कौन सा? जो 1/2, 1, 2, 3, 4 या फिर अनुपात में हो तो वो कौन से कहलाएंगे? सतत चर। और जो दूसरे चर होते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं उन्हें कौन सा कहा जाता है? सॉरी, जो निश्चित होते हैं उन्हें कौन सा चर कहते हैं? विरक्त चर कहा जाता है। ये देखा अपन ने। उसके बाद बारंबारता वितरण किस तरीके से किया जाए वो देखा अपन ने। बारंबारता वितरण में भी अपन ने फॉर्मूले देखे। फॉर्मूले क्या था? वर्ग अंतराल, सॉरी, वर्ग मध्यांतर बिंदु, उच्च से वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा। उच्च कौन सी? आगे वाली, पीछे वाली। उच्च और निम्न कौन सी? पीछे वाली, आगे वाली। इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? वर्ग मध्यांतर बिंदु आ जाएगा। फिर वर्ग मध्य वर्ग बिंदु, मध्य वर्ग बिंदु में निम्न प्लस उच्च बटा 2। निम्न कौन सी? आगे वाली, पीछे वाली। ये इन दोनों को जोड़ दो, फिर उसमें 2 का भाग लगा दो। फिर परास, रेंज, रेंज निकालने के लिए उच्च मान माइनस निम्न मान। फिर वर्ग संख्या, वर्ग संख्या में क्या है? परास बटा वर्ष, वर्षों की संख्या। परास क्या है? परास, परास का फॉर्मूला उच्च मान माइनस निम्न मान और उसके बाद वर्ष की संख्या। तो ये हो गया। फिर है वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये वर्गों की संख्या कम से कम 6 होनी चाहिए और अधिकतम 15 इनके बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फिर वर्ग अंतराल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए अपन को, वर्ग अंतराल समान आकार के हो या असमान आकार के, हमें कितने वर्ग करने चाहिए, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होगा, वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाएगा, प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त होगी, ये सब ध्यान रखना पड़ता अपन को। फिर उसके बाद देखा अपन ने प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए। फिर हमने देखा हमें वर्ग की सीमाएं कैसे निर्धारित करनी चाहिए, उसके अंतर्गत भी 2 थे। कौन सा था? समावेशी और अपवर्जी। समावेशी में कौन कौन से होते हैं? समावेशी का उदाहरण है कि 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 ऐसे। और वर्ग अंतराल जो अपवर्जी होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर ये अपवर्जी समावेशी को अपवर्जी के अंतर्गत चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है? इसके अंतर को देखा जाता है। इन दोनों में, यहाँ पर देखो इन दोनों में कितना अंतर है? 1 का। तो 1 में 2 का भाग लगा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0 यहाँ पर और 0.5 यहाँ पर क्या करना है? बढ़ाना है। यहाँ पर क्या करना है? कम करना है। और यहाँ पर 0.5 बढ़ाना है तो ये इक्वल इक्वल आ जाएगा। ये चीजें देखी अपन ने। उसके बाद ये भी देखा अपन ने कंपनी में कर्मचारियों की संख्या किस तरीके से प्राप्त हुई, ये सारा सवाल था। उसके बाद अपन ने क्या देखा? हमें प्रत्येक वर्ग की बारंबारता कैसे तैयार की जाए, तो वो देखा। बारंबारता तैयार करने के लिए अपन ने ये वाला पूरा सवाल देखा था कल। सवाल किस तरीके से होगा, कौन कौन सा, ये कैसे आए मिले, उसके बाद ये कैसे मिले, ये कैसे मिले, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। तो एक बार फिर से वापस देख लेना और नहीं समझ में आए तो फिर मैं वापस समझा दूंगी। उसके बाद अपने क्या है? सूचना की हानि, ये भी मैंने बता दिया था। बारंबारता वितरण के ग्रुप में आंकड़ों के वर्गीकरण में एक अंतर्निहित दोष होता है, दोष पाया जाता है। क्या है? ये आंकड़े जिस तरीके से अपन को सारे कलेक्टेड मिले हुए थे, मतलब कोई अलग अलग नहीं किए हुए थे, उस प्रकार के आंकड़े मिल जाते हैं और उसमें तो वो क्या है? अपन के पास सूचना तो है बट वो सूचना का दोष है कि उसको व्यवस्थित तौर पर रखा नहीं गया है, जिस वजह से हमें टाइम लग रहा है उसको यूज करने में। तो वो क्या है? दोष एक तरह का। फिर है असमान वर्गों में बारंबारता वितरण। असमान वर्गों में बारंबारता वितरण का क्या मतलब है? अब तक आप समान वर्ग अंतराल में, सॉरी,
अब तक आप समान वर्ग अंतराल के बारंबारता वितरण से परिचित हो चुके हैं। कौन से? समान अंतराल वाला। समान अंतराल वाला था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे समान अंतराल वालों का अपन अभी तक देख चुके हैं। आप जान गए हैं कि इन्हें अपरिष्कृत आंकड़ों से कैसे गठित किया जाता है। ये अपरिष्कृत आंकड़े थे अलग अलग, उनको किस तरीके से गठित किया जाता है ये हमें पता चल गया अभी तक। लेकिन कुछ मामलों में असमान वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता वितरण अधिक उपयुक्त होता है। क्या हो रहा है? असमान वर्ग अंतराल। असमान वर्ग अंतराल कौन सा होता है? जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ 0 से 10, तब 11 से 20 लिखा होगा, फिर 21 से 30, तो उस टाइम क्या होगा? वो अधिक उपयुक्त होता है। अब कभी ये भी उपयुक्त हो सकता है, कभी वो भी उपयुक्त हो सकता है, कभी अपवर्जी जो होता है अंतराल वो उपयोगी हो सकता है, कभी समावेशी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। अब कौन सा कब करना है वो अपन को अपने पे डिपेंड करता है, अपनी सुविधा के हिसाब से। यदि आप उदाहरण 4 के बारंबारता वितरण की सारणी 3.6 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांश प्रेक्षण वर्ग 40-50, 50-60 तथा 60-70 से सकेंद्रित है। उनकी बारंबारता क्रमशः 21, 23 एवं 19 है। वो क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा कौन सी देखनी है अपन को? 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, ये देखने के लिए बोल रहा है। इसमें ही सबसे ज्यादा है यूं बोल रहा है। देखो इसमें भी बहुत सारे हैं और उसके बाद इसमें भी बहुत है और इसमें भी बहुत है। कितने हैं? एक में 21 है, एक में 23 है और एक में 19 है। तो यही सबसे ज्यादा है, अपन को ये पता चला अभी तक, इसमें सबसे ज्यादा है संख्या है। इसका अर्थ है कि 100 छात्रों में से 63, 21 प्लस 23 प्लस 19 प्रेक्षण इन वर्गों में सकेंद्रित है। इस प्रकार 63% आंकड़े 40 से 70 के बीच समाहित हैं और आंकड़ों का शेष 37% 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तथा 70 से 90, 80 से 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 वर्गों में समाहित है। ये क्या क्या बोल रहा है पता है? यहां से लेके यहां तक जो है कितना है? कितना परसेंट है? 63% है। और जो ये बच्चे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये जो बच्चा है वो क्या है? वो 37% है। जो बचा हुआ प्रतिशत है वो क्या है? 37 है। मतलब वो दूसरे इसमें समाहित है, नीचे वाले में समाहित है। तो इसमें ये बोला गया है। लेकिन यदि वर्गों का गठन इस प्रकार से करना हो कि वर्ग चिन्ह जहां तक संभव हो उस मान के बराबर हो जाए जिसके आसपास उस वर्ग के प्रेक्षकों के संकेंद्रण की प्रवृत्ति होती है, तो असमान वर्ग अंतराल अधिक उपयुक्त रहता है। तो इस तरीके का हो, ज्यादातर इस तरीके की बात आ रही हो कि जहां बार बार इतनी सारी संख्या आ रही है तो वहां पर कौन सा असमान वर्ग अंतराल है वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, यहाँ पर ये कहा गया। तो अभी तक ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से यहां तक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहां से यहां तक, थर्ड पॉइंट यहां से यहां तक, फोर्थ पॉइंट यहां से यहां तक और फिफ्थ पॉइंट यहां से यहां तक। ये क्या पढ़ा अपन ने? असमान वर्गों में बारंबारता वितरण। हो गया। अब आगे चलते अपन। ये हो गया। ये देखो अब यहाँ पर यही अब ये सवाल अपन ने किया था, इसमें क्या था? 0 से 10, 0 1 था, 5 किस तरीके से प्राप्त किया? ये बारंबारता अभी अपन ने सारणी निकाली थी ना, इस सारणी से प्राप्त किया। ठीक है, वो सारणी से सीधा। फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सारा वही है जो अभी तक अपन ने किया किया। बट यहाँ पर देखो, अब तुम लोग देखना, यहाँ पे क्या है? 20 से 30, 30 से 40। अब 40 से वर्ग अंतराल चेंज हो गया, यहाँ पर कौन सा? असमान वर्ग अंतराल हो गया। 40 से 45 आ रहा, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, अब वापस से 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। यहाँ पर इतना क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ से 40 से क्या हो गया? 70 तक चेंज हो गया और फिर उसके हिसाब से आंकड़े अलग अलग कर दिए और करके फिर उनको लिखा है। अब ये समझ में आया तुम्हारे? इसलिए बोल रहा है कि असमान मतलब पहले तो समान आकार का रखा, फिर असमान मतलब थोड़ा चेंज कर दिया, फिर वापस से समान रखा। अब ये जो है इतना परसेंटेज कितना आ रहा है? 63%। और जो बचा हुआ है वो कितना है? 37%।
कितना है 37%। तो ये ध्यान रखने की बात है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और ये सवाल एक बार कर लेना, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार। अगला है बारंबारता सारणी। अब तक हमने गणित में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों को उदाहरण का प्रयोग करते हुए सतत चर के लिए आंकड़ों के वर्गीकरण पर चर्चा की थी। अभी तक क्या किया अपन ने, जो 100 बच्चे थे, ये जो 100 बच्चे हैं, ये पूरी अपन को जो अपरिष्कृत आंकड़े मिले थे उनको फिर व्यवस्थित किया अपन ने, बारंबारता बनाई। तो उसको क्या करना है, अब जो ये आंकड़े हैं, जो आंकड़े मिले हैं अपन को 100 का प्रयोग करते हुए सतत चर के लिए आंकड़ों के वर्गीकरण पर चर्चा करनी। किसके लिए, सतत चर। सतत चर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो 1 2 3 4, 1/2, 3/4 ऐसे कुछ भी हो, पॉइंट में हो, अंडरवुड में हो, वो विरक्त चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण बारंबारता सारणी के नाम से जाना जाता है। विरक्त चर का जो वर्गीकरण है वो किसके नाम से जाना जाता है, बारंबारता सारणी के नाम से जाना जाता है। ये चीज ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। विरक्त चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण बारंबारता सारणी के नाम से जाना जाता है। ये लाइन ध्यान रखना, मैंने 3 बार बोली है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए। चूंकि एक विरक्त चर मानों को धारण करना है, न कि 2 पूर्णांकों के बीच माध्यमिक भिन्न मानों को, अतः हम ऐसी बारंबारता रखते हैं जो कि अपने पूर्णांक मानों से निसंगत होती है। क्या बोल रहा है, जो कि एक विरक्त मान को धारण करना, न कि 2, जो एक विरक्त मान है, क्या है, एक विरक्त मान है उसको धारण करना है, न कि 2 पूर्णांकों के बीच के माध्यम को। मतलब एक विरक्त मान है 1 2 3 4 फिक्स प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है कि 2 से 4, 10 से 5, 10 से 6 इस तरीके से प्राप्त करना नहीं। माध्यम भिन्न मानों को अंतः हम ऐसी बारंबारता रखते हैं जो कि हमें पूर्णांक मानों से संगत हो। कौन सी, पूर्णांक मानों से संगत हो, ऐसी रखते हैं। जिसमें ये देखो, परिवारों के आकार के बारंबारता सारणी, जिसमें परिवार का आकार है 2 3 4 5 6 7 8 तक है योग, और उसमें फिर परिवारों की संख्या 100 करके रखी है। 5 25 सॉरी 5 15 25 35 10 5 3 2 इस तरीके से। फिर क्या है अगला, ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, बट ये सवाल ध्यान रखना। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, सारणी 3.8 में दिया गया उदाहरण बारंबारता सारणी को दर्शाता है। इस सारणी में चर परिवार का आकार एक विरक्त चर है, जो ये जो है वो क्या है, विरक्त चर है, जो सारणी में दिखाए गए पूर्णांकों को धारण करता है। किसमें धारण कर रहा है, पूर्णांकों को धारण कर रहा है जो सारणी में दिखाए गए उनको। अब है द्विचर बारंबारता। द्विचर बारंबारता में क्या है, यहाँ पर एक ही चर था, ठीक है, यहाँ पर कितने चर है, द्विचर मतलब 2 चर है। तो 2 चर बारंबारता में किस तरीके से होगा, बहुत बार जब हम किसी जनसंख्या में से एक प्रतिदर्शन लेते हैं तो हम प्रतिदर्शन के हर अवयव से एक से अधिक प्रकार की सूचना संग्रहित करते हैं। ये कह रहा है कि बहुत बार जब हम किसी जनसंख्या में से एक प्रतिदर्शन लेते हैं, क्या बोल रहा है, जनसंख्या में से एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट लिया, तो हम उस प्रतिदर्शन के हर अवयव मतलब उसके जो भी पॉइंट है उसमें से सब में से एक से अधिक प्रकार की सूचनाएं संग्रहित होती है। उसमें से क्या, एक ही सूचना इंफॉर्मेशन अपन को प्राप्त होगी जरूरी नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपन को प्राप्त हो सकती है। मतलब ये बोल रहा है कि एक बार वापस समझा रही हूँ, बहुत बार बहुत सारी जनसंख्या है, उसमें से अपन ने एक जनसंख्या को कॉमन ले लिया, फिर उसमें से जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें से एक और ली, तो उससे अपन को ये पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें पता चल रही है। एक ही पॉइंट पता चल रहा है ये जरूरी नहीं है, उसमें तुम्हें ये भी पता चलेगा जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या ज्यादा है कि कम है, सबसे कम है या फिर बीच में है, मध्य में है, या फिर तुम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि वहां पर स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है या लिंगानुपात है, कम है ज्यादा है, ये सारी चीजें वहां पर पता चल जाएगी। एक ही साथ बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी कि एक मान भी उठाने पर। मान लीजिए कि हमने एक शहर की कंपनियों की सूची में से 20 कंपनियों का एक प्रतिदर्शन लिया गया है। क्या कहा गया यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने एक दर्शन की कंपनी की सूची में से 20 कंपनियों का एक प्रदर्शन लिया गया है। कितनी, एक शहर है पूरा, एक शहर में से 20 कंपनियों की ही सूची ली गई है, दूसरी सारी कंपनियों की नहीं ली गई है, जो छोटी होगी उनकी नहीं ली गई है, जो अपने काम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं 20 सूचियां ली गई।
मान लीजिए कि हम प्रत्येक कंपनी से पी बिक्री तथा विज्ञापनों पर किए गए व्यय की जानकारी संग्रहित करते हैं। इस स्थिति में हमारे पास प्रतिदर्शन में द्विचर आंकड़े होते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, बिक्री तथा विज्ञापन पर किए गए व्यय, बिक्री भी देख रहा है अपन ने कितना बेचा और अपन ने व्यय कितना हुआ उनको भी देख रहा है, तो दो आंकड़े होंगे कि नहीं होंगे, उन्हें द्विचर मतलब उन दोनों को साथ में लेके चलना, अलग अलग लेके नहीं चलना, साथ में लेके बिक्री को, व्यय को, और कभी तो द्विचर में क्या होगा, आय को भी साथ में लेके चल रहा है, अपन को प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, तो वो सब अलग अलग होगी तो उसमें बात होती। तो अपना है ये सवाल देख लेते अपन। इसमें लिखा हुआ है 20 कंपनियों की बिक्री इस प्रकार है। इस विज्ञापन व्यय का द्विचर बारंबारता वितरण, जिसमें 62 से 64, 64 से 66, 66 से 68, 68 से 70, 70 से 72, जिसमें एक मिनट, जिसमें कितनी कंपनी अपने पास, इसमें से 115 से 125 के बीच में, 115 से 125 के बीच में कितनी है, एक तो दो, इन कंपनियों में दो है, इसमें से एक, इसमें से एक, और इसमें से कोई नहीं है, और इसमें से एक है। फिर है 25 से 35 के अंतर्गत आती हो, मतलब बिक्री या तो लाख में करती हो या वह हजारों में हो। ऐसी कितनी कंपनियां हैं, एक, यहाँ पर एक है, वापस है यहाँ पर दो है, और 70 से 72 वाले में भी एक है। फिर 35, 135 से 145 के अंतर्गत 62 से 64 के बीच में कुछ नहीं है, 64 से 66 के बीच में तीन है, 66 से 68 के बीच में दो है, 70 से 72 के बीच में एक है। फिर एक 45 से एक 55 के बीच क्या है, एक 66 से 68 के बीच में एक, और 68 से 70 के बीच में दो। उसके बाद 155 से 165 के बीच में है, 70 से 72 एक, फिर 165 से 175 के बीच में है, 170 से 72 के बीच में एक। तो इनको जोड़ा गया, फिर यहाँ पर देखो दो और एक कितने हो गए, तीन, एक और तीन कितने हो गए, चार, एक एक दो कितने हो गए, पांच, ये रहा पांच, ठीक है। फिर ये कितने, दो दो चार, फिर एक दो तीन, सॉरी एक दो तीन चार, चार, तो ये कितनी 20 कंपनी आ गई। तो ऐसे ही ये टॉपिक खत्म हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये लेसन एंड, और ये सवाल एक बार समझ जाना, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे वापस बता देना, मैं समझा दूंगी। ओके बाय, आज के लिए इतना ही, ये लेसन एंड हो चुका है, ठीक है, बाय।